अक्सर आप लोग घरेलू कामगारों के शोषण के बारे में सुनते रहते होंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षात्मक कानूनी ढांचे के अभाव के कारण भारत में घरेलू कामगारों के शोषण और दुर्व्यवहार पर चिंता जताई है और इसने केंद्र को सुरक्षात्मक कानून की आवश्यकता का आकलन करने के लिए एक अंतर मंत्रालयी विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश भी दिया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। बात आती है कि आखिर ये घरेलू कामगार कौन है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे, जानेंगे। भारत में घरेलू कामगारों की चिंताएं क्या हैं, उन्हें भी हम लोग देखेंगे। भारत में घरेलू कार्य कौन से कानून द्वारा नियंत्रित होते हैं, उन कानूनों के बारे में बात करेंगे हम लोग। और इस तरह के टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी स्टेट बीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर बहुत सारे वनडे एग्जाम भी होते रहते हैं। मैं आप लोगों से इसलिए तो कह रहा हूं कि आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर और पैटर्न उठाकर जरूर देखा करिएगा, सिलेबस जरूर देखा करिएगा। तो घरेलू कामगार कौन है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार घरेलू कामगार वे कामगार हैं जो किसी निजी घर या फिर घरों में या फिर उनके लिए कार्य करते हैं। आप लोग अपने आसपास देखते भी होंगे। वे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देखभाल सेवाएं प्रदान करते हैं तथा इस प्रकार वे देखभाल अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ILO के बारे में भी याद रखिए। इस तरह की जो संस्थाएं उनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं मैं, और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा आप लोगों को। 11 अप्रैल 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत में घरेलू कामगारों की स्थिति तो वर्ष 2019 के सरकारी अनुमान के अनुसार भारत में घरेलू कामगारों में अधिकांश हिस्सा महिलाओं का है, अर्थात कुल 39 लाख श्रमिकों में से 26 लाख आप देखिए महिलाएं हैं। 12.6 मिलियन नाबालिग घरेलू कामगार के रूप में कार्यरत हैं। 86% लड़कियां तथा 25% 14 वर्ष से कम उम्र के हैं। घरेलू कामगारों की विशेषताएं: अनौपचारिक, अनियमित। अधिकांश घरेलू कामगारों के पास रोजगार अनुबंध, सामाजिक सुरक्षा, कानूनी संरक्षण का अभाव होता है। जब मन होता है तब रख लेते हैं, जब निकालना होता है उन्हें आराम से निकाल लेते हैं। लिव इन और अंशकालिक कार्य: कुछ श्रमिक अपने नियोक्ता के साथ रहते हैं, लिव इन श्रमिक, जबकि अन्य कई घरों में काम करते हैं, अंशकालिक श्रमिक। प्रवासन की बात करें तो घरेलू कामगार अक्सर अत्यधिक गरीबी और रोजगार के अवसर की कमी के कारण झारखंड, बिहार, उड़ीसा जैसे गरीबी से ग्रस्त राज्यों से दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई जैसे शहरों के साथ साथ अरब राज्यों की ओर भी पलायन करते हैं। हाशिए पर पड़े समुदाय: कार्यबल मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग OBC के हाशिए पर पड़े समुदाय से बना है। बात आती है भारत में घरेलू कामगारों की चिंताएं क्या है। तो एक तो कम वेतन दिया जाता है। बहुत से लोग न्यूनतम वेतन से कम कमाते हैं, उनके पास कोई औपचारिक अनुबंध नहीं होता है। वे अक्सर बिना ब्रेक या फिर ओवर टाइम वेतन के अत्यधिक घंटे कार्य करते हैं। दुर्व्यवहार: श्रमिकों को शारीरिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है, और जिसमें विशेष रूप से कमजोर समुदाय के नाबालिगों में मारपीट, कठोर परिस्थिति, यौन उत्पीड़न, जबरन श्रम और मानव तस्करी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने घरेलू कार्य को एक आधुनिक दस्ता प्रथा बताया जहां नाबालिगों के साथ ही दुर्व्यवहार, श्रमिक दुर्व्यवहार, शोषण, जबरन श्रम और तस्करी के प्रति संवेदनशील होते हैं। यौन उत्पीड़न: महिला कर्मचारी यौन शोषण का शिकार हो जाती हैं। प्रतिशोध के डर या फिर कानूनी उपाय की कमी के कारण दुर्व्यवहार के कई मामले दर्ज ही नहीं किए जाते हैं। एजेंसियों द्वारा शोषण: प्लेसमेंट एजेंसियां उचित मजदूरी या सुरक्षित स्थिति की गारंटी दिए बिना रोजगार के लिए उच्च शुल्क वसूलकर घरेलू श्रमिकों का शोषण करती हैं। श्रमिकों को अक्सर उनके रोजगार की शर्तों, जिनमें वेतन या नौकरी की जिम्मेदारियां शामिल हैं, के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। और महामारी कोविड-19 से स्थिति और भी खराब हुई है। 2020 के एक अध्ययन में पाया गया कि कोची, दिल्ली, मुंबई में 57% घरेलू कामगारों को भेदभाव का सामना करना पड़ा, जबकि 40% ने सुरक्षा उपायों के बिना कार्य किया है। भारत में घरेलू कार्य कौन सी कानून द्वारा नियंत्रित होता है? कोई समर्पित केंद्रीय कानून नहीं है इसके लिए। तो आप देखते हैं कि घरेलू कामगारों को मुख्य धारा के श्रम कानूनों से बाहर रखा गया, क्योंकि कर्मचारी और कार्यस्थल की परिभाषाएं घरेलू कार्य को कवर नहीं करती हैं, जिसे अक्सर अनुत्पादक महिला श्रम के रूप में देखा जाता है। घरेलू कामगारों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय कानून पारित करने के क्रम में कई प्रयास किए गए, और जिनमें घरेलू कामगार रोजगार की शर्तें विधेयक 1959, घरेलू कामगार कार्य का विनियमन, सामाजिक सुरक्षा विधेयक 2017 शामिल है।
2019 की राष्ट्रीय घरेलू कर्मचारी नीति का उद्देश्य संबंधित एजेंसियों को विनियमित करना और मजदूरों के अधिकारों को सुनिश्चित करना था, और जिसमें मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा और लाभ शामिल हैं। हालांकि इनमें से कोई भी प्रस्तावित कानून लागू नहीं किया गया। कमजोर विधिक सुरक्षा। असंगठित क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के तहत कुछ लाभ प्रदान किए गए हैं, लेकिन बाद में इसे सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया, जिसे लागू नहीं किया गया। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, इसके तहत घरेलू कार्य को मान्यता दी गई, लेकिन केवल 10 राज्यों ने घरेलू श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013, इसके तहत घरेलू कामगारों को शामिल किया गया, लेकिन इसमें परिवर्तन तंत्र का अभाव है। ये आप देखिए, बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986, वर्ष 2006 में भारत ने 14 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों के घरेलू कार्य नियोजन पर प्रतिबंध लगा दिया था, और क्योंकि इसे फरी संगठन में बालक श्रम माना गया था। लेकिन बालक श्रम अधिनियम 1986 के तहत 14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को घरों में काम करने की अनुमति है, क्योंकि इसे सुरक्षित स्थान माना जाता है। ये राज्य कानून तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल ने घरेलू कामगारों की सुरक्षा हेतु कानून लागू किए हैं। इन राज्यों ने सामाजिक सुरक्षा लाभ और मातृत्व देखभाल, शिक्षा सहायता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और न्यूनतम पारिश्रमिक की देखरेख के लिए विशेष निकाय स्थापित किया है। वैश्विक सुरक्षा की बात करें तो आप देखते हैं कि 2011 में भारत ने आईएलओ अधिनियम अभिसमय 189 के पक्ष में मतदान किया, जिसका उद्देश्य घरेलू कार्य को विधि संगत कार्य के रूप में मान्यता देकर घरेलू कामगारों की स्थिति में सुधार करना है, ताकि घरेलू कामगारों को अन्य लोगों के समान अधिकार प्राप्त हो। हालांकि भारत द्वारा इस अभिसमय का अनुसमर्थन किया जाना बाकी है। तो अगर मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर प्रीलिम्स में, तो आसानी से आप लोग जवाब दे पाएंगे। अब आपका कोई सवाल मेरे लिए हो, सुझाव हो, जरूर आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।